बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम, हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से डिस्कस करते हुए हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और क्वाड्रुपोल मोमेंट्स पे। मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि ये एसोसिएटेड होती हैं स्पिन मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के साथ। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो उसकी वजह से जो स्पिन मोशन जनरेट होती है, और इसी तरीके से अगर वो न्यूक्लियॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं तो उनकी वजह से भी स्पिन मोशन जनरेट होती है। और ये जो स्पिन मोशन है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहले बारहा पढ़ चुके हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की जो है ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्यों डिस्कस करते हैं आजकल, जितना ये डाटा स्टोरेज है ये ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स की वजह से है। और इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है मैग्नेटिक मोमेंट की बेस पर। एमआरआई आपके पास मेडिकल फिजिक्स में एक एप्लीकेशन है, एक स्पेसिफिक जिसको कहना चाहिए इक्विपमेंट है दैट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ वेरियस डिसीजेज और डिटेक्शन ऑफ एनी प्रॉब्लम विद इन द बॉडी। जैसे अगर कुछ हार्ट के मसाइल हों या ब्रेन के मसाइल हों तो उसमें फिर हम एमआरआई को यूज़ करते हैं। और एमआरआई को क्यों यूज़ कर रहे हैं उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि उसमें कोई ना ऐसे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। जिस तरह अगर आप सीटी स्कैन में जाते हैं या किसी भी और किस्म की एक्सरेज की टेस्टिंग में जाते हैं तो इन सब में ये होता है कि रेडिएशन लगने का खतरा होता है बॉडी को, जिससे ये है कि इवन कैंसर कैन बी डेवलप्ड। हम एक सिंपल डायग्नोस्टिक के लिए जाएँ और उससे कुछ और प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो एमआरआई में ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि एमआरआई एक ऐसी टेक्नीक है जिसमें जस्ट हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक मोमेंट्स को अलाइन करते हैं और हम चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से डाटा स्टोरेज के अलावा ये मेडिकल टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है और अब इवन मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं दीज़ कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज़ वेल। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, चाहे वो एटम की हों, चाहे वो न्यूक्लियस की हों, उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स और मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल मोमेंट्स देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे न्यूक्लियस की, और फिर इन्हीं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बेस पर हम ये देखेंगे कि व्हाई न्यूट्रॉन हैज़ नेट चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। और इन्हीं की बेस पे हमें पता चला है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं दीज आर कंपोजिट पार्टिकल्स, दीज आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। अदरवाइज इसको हम कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल की तरह ही ले रहे थे। बहरहाल लेट्स स्टार्ट कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती क्या है। आई होप सो इन द केस कोर्स ऑफ modern physics 2 you people have gone through the dipole moment of electron। तो वही उसी से हम पहले स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से ये जनरेट होती है और उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स की तरफ जाएंगे। ये आपके पास आप कंसीडर करें कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो अपने स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये जो स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ हैं इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। और आमतौर पे ये ऑर्बिट्स हैं ऑब्वियसली स्फेरिकल होंगे या सर्कुलर होंगे, इस किस्म के ऑर्बिट्स होते हैं और उनका कोई ना कोई रेडियस होता है आर। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन एन एटम। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, क्योंकि ये देखें अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना किसी भी ऑर्बिट में, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम वहाँ करंट जनरेट हो जाएगा। तो ये आपके पास बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे एक करंट लूप बन गई है। और आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हुए हैं कि जब किसी लूप में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ड्यू टू द दिस करंट फ्लोइंग इन द लूप। तो ये एसोसिएटेड है आपके पास म्यू इज इक्वल टू आई ए के साथ, वेयर आई इज द करंट, effective current which is due to the motion of electron in this orbit per unit time, और a जो है this is the area of this orbit, मतलब ये जो सर्कुलर लूप है उसका एरिया है a जिसका रेडियस r था। तो I यहाँ पर हमारे पास करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है जी। तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का e से हम उसको कर रहे हैं रिप्रेजेंट, और साथ में ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ है क्योंकि ये, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय टाइम।
तो यहाँ पर हम कोई आर्म टाइम तो ले नहीं सकते, क्योंकि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेटरी मोशन में होता है या वाइब्रेटरी मोशन में होता है, तो देयर मस्ट बी द टाइम पीरियड, क्योंकि वो किसी खास फ्रीक्वेंसी के साथ ही रिवॉल्व कर रहा होता है। तो हेयर ई डिवाइडेड बाय टी टाइम पीरियड, और यहाँ पर ई के बाद टाइम पीरियड, क्योंकि हमारे पास ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो उसके लिए हम 2 पाई बाय ओमेगा लेंगे। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी विच इज सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा ई ओमेगा बाय 2 पाई। और अगर हम देखें तो ओमेगा का रिलेशनशिप सिंपल वेलोसिटी के साथ v इज इक्वल टू आर ओमेगा से आता है, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाय आर। Now we will put this value of I in the equation number 1, and we will get mu is equal to EVA by 2 pi r. Here v is the velocity. एंड अगर हम अब एरिया की वैल्यू पुट करें तो क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई वी पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, जो इन रिजल्ट आपको देगा ई वी आर बाय 2। एंगुलर मोमेंटम जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का हो सकता है विच इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पेसिफिकली एम वी आर के बराबर होगा। तो हम अब क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है ई वी आर बाय 2, इसमें अगर वी आर की जगह पर हम एल बाय एम ई पुट कर दें तो वी कैन टेक दिस फ्रॉम दिस रिलेशन एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो वी आर विल बी इक्वल टू एल बाय एम, वो हमने इस रिलेशनशिप में पुट किया है, तो वी गेट म्यू एल इज इक्वल टू ई बाय 2me इंटू एल। तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसके अलावा हमारे पास ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में हमने इसको लिया हुआ है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। यानी म्यू एल इज द वेक्टर, देन वी हैव नेगेटिव साइन, देन ई बाय 2me एंड देन एल वेक्टर। ये नेगेटिव साइन जो है ना, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ नेगेटिव साइन पुट किया है। मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जेड कंपोनेंट अगर हम इस एंगुलर मोमेंटम का लेना चाहें, ओके यू आर स्टडिंग द कोर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स राइट नाउ, तो मेरा ख्याल है मॉडर्न फिजिक्स में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एक हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए देखेंगे तो वी विल रिप्लेस दिस एल विद एल जेड एंड दिस एल विद एल जेड ऑल एज वेल। तो जेड कंपोनेंट मैग्नेटिक कंपोनेंट का हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे म्यू एल जेड विल बी इक्वल टू ई बाय 2me इंटू एल जेड, और दिस विल बी ई बाय 2me इंटू इस एल जेड की वैल्यू होती है एम एच कट, एम एल एच कट, और इस एल की वैल्यू होती है 0 से लेके +-1 +-2 और इस तरीके से कई वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। तो हम एम एल की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो म्यू एल जेड इज इक्वल टू ई एच कट ओवर 2me आ जाएगा। अब हम इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं, दिस एच कट इज रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, तो ये जो वैल्यू होगी ई एच कट बाय 2me, इसको कहते हैं हम बोहर मैग्नेटॉन, विच इज़ द यूनिट यूज्ड टू मेजर द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसको बोहर मैग्नेटॉन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स के लिए हम इसको लेते हैं। तो अब इसमें जब वैल्यू लगाते हैं, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, एच कट विच इज रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.05 इंटू 10⁻34 है, और एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी गेट 9.2 इंटू 10⁻24। तो ये हमारे पास यूनिट है जो स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास म्यू एल विल बी इक्वल टू, ये वाली वैल्यू थी माइनस ई बाय 2me इंटू एल। तो अब अगर हम इसको इस इक्वेशन को एच कट से मल्टीप्लाई भी कर दें और एच कट से डिवाइड भी कर दें, तो हमारे पास आएगा ई एच कट ओवर 2me। ई एच कट ओवर 2me को हम म्यू बी पुट कर देंगे बोहर मैग्नेटॉन, और एल ओवर एच कट हमारे पास साथ में आ जाएगा। यहाँ पर एक फैक्टर जी एल है विच इज द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जी फैक्टर। तो जी एल की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, यही जी एल की बजाय अब हम जी एस पुट करेंगे, और एल की बजाय हम एस पुट करेंगे जो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और जी फैक्टर इस केस में 2 के बराबर होता है, यानी एक दफ़ा ये जी एस की वैल्यू 1/2 हो सकती है और एक दफ़ा -1/2 हो सकती है स्पिन की वैल्यू, सॉरी, तो उसकी वजह से जी एस की वैल्यू 2 हो जाती है।
तो नेगेटिव साइन जो स्पिन का है मैग्नेटिक मोमेंट का, दिस इज एंटी पैरेलल टू दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसका अगर हम z कंपोनेंट निकालना चाहें तो अगेन वी विल पुट माइनस जी एस म्यू बी, और यहाँ पर हमारे पास s के लिए आएगा एम एस एच कट, और वो एच कट इस एच कट से कैंसिल हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट एज म्यू एस इज इक्वल टू माइनस जी एस म्यू बी एम एस। एम एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर है। टोटल डायपोल मोमेंट के लिए जब हम बात करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास होता है जे। आई होप सो आपने एल एस कपलिंग के मुतालिक पढ़ा हुआ है। टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जे विच इज द सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी जे के लिए हम एल और एस को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो इसको हम इसी केस को जब हम जे की फॉर्म में लिखते हैं तो देयर मस्ट बी म्यू जे इज इक्वल टू जी जे म्यू बी जे बाय एच कट। यानी यही जो इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ एस लिखा रह गया है बट दिस विल बी म्यू जे, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। यहाँ जी फैक्टर जो है इट इज कॉल्ड लैंडे जी फैक्टर, और इट इज रिलेटेड टू जी एल एंड जी एस। जी एल और जी एस दोनों के साथ ही ये रिलेटेड है। मतलब जिस तरीके से जे को मैं आपको कह रही हूँ एल प्लस एस के बराबर है, तो इसी तरीके से ये जी जे भी जी एल और जी एस की सम के बराबर ही होगा इन सम वे। अब हम आते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की तरफ। तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दीज बोथ आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो है ये भी स्मॉल मैग्नेट्स की तरह एक्ट करते हैं। जिस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज एक्टिंग लाइक सम काइंड ऑफ मैग्नेट, तो इसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूक्लियस भी अपने और न्यूट्रॉन भी किसी खास ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। इनके भी प्रॉपर ऐसे ऑर्बिटल मोशन हो रही होती है। या आप कह सकते हैं कि ये भी एक किसी खास मोशन में होते हैं, और इनकी मूवमेंट की वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर अराइज होता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म है दिस विल आल्सो बी मेजर्ड बाय देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जो है इट इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन हाफ चार्ज पार्टिकल सच एज प्रोटॉन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है उसकी बजाय अगर हम प्रोटॉन का मैस पुट कर देंगे तो वो हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन फार्मूला में ही, तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटॉन आ जाएगा। हम ई एच कट बाय 2 MP लेंगे। मैस ऑफ प्रोटॉन जब इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.05 इंटू 10⁻⁻27। प्रोटॉन मैग्नेटिक मोमेंट पे हम आ जाते हैं। तो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो प्रोटॉन की होती है उसको प्रोटॉन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू पी। म्यू पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये पैरेलल होती है इसके स्पिन के, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, यानी इसमें हमें कोई नेगेटिव साइन वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। लार्ज वैल्यू इस मैग्नेटिक मोमेंट की हमें ये बताती है कि ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दीज क्वार्क्स कैन बी फर्दर कंप्यूटेड। मतलब इनके भी हम मैग्नेटिक मोमेंट्स लेंगे और उनको फिर जब हम सम करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है प्रोटॉन की वो आ जाएगी। तो इसको हम जी फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वही जो फार्मूला हमारे पास था म्यू इज इक्वल टू जी म्यू बाय एच कट इंटू एल था यहाँ पर, तो यहाँ हमने आई पुट करते हैं विच इज द स्पिन न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसी तरीके से ये आ जाएगा म्यू एन म्यू बी की बजाय, जो कि न्यूक्लियॉन की मैग्नेटिक बोहर मैग्नेटॉन है या न्यूट्रॉन मैग्नेटॉन जिसको कहते हैं, और एच कट, और ये जी है। जी जो है हमारे पास म्यू जो है यहाँ पर इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है, और आई जो है न्यूक्लियर स्पिन है, और जी है वही इफेक्टिव जी फैक्टर। जी की वैल्यू प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा होती है 5.5857, और इसी हाई वैल्यू की वजह से हम ये सपोज करते हैं कि प्रोटॉन जो है वो कंपोजिट पार्टिकल है। अब जायरोमैग्नेटिक रेशियो देख लेते हैं इसकी। जायरेशन एक ऐसा फिनोमेना है, जैसे अगर आपने कभी प्रिसेशन के बारे में सुना हो, अगर आई होप सो कि आपने पहले मैकेनिक्स 2 में कोर्स पढ़ा था रोटेशनल मोशन का, और उसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी टॉप वाली, मतलब लट्टू वाली। हम कहते हैं कि जब हम लट्टू को चलाते हैं ना तो वो स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रहा होता है, अपने ही एक्सिस के राउंड घूम रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा होता है। तो वो जो लीनियर मोशन है वो कहलाती है जायरेशन, और इसको हम प्रिसेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं इनकी भी इस किस्म की ही एक मूवमेंट होती है। तो ये स्पिन मोशन भी कर रहे हैं, और
एक ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्बिटल मोशन है इट इज अराइजिंग ड्यू टू द स्पिन मोशन, और उसको हम समवट लीनियर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जायरेशन बन जाती है। तो रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल बी कॉल्ड एज gyromagnetic ratio. It is noted by gamma which is mu by I, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को हमने डिवाइड कर दिया इस I से, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। तो अब हमारे पास बन जाता है ये G म्यू n ओवर H कट। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर प्रोटॉन इज यहाँ जी की वैल्यू, अच्छा म्यू एन की वैल्यू हमने पुट की ई एच कट ओवर 2 mp, एच कट से कैंसिल हो जाता है, हेयर ई बाय 2 mp, तो ये वैल्यू बन जाती है 2.67 × 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड। अब रेडियन पर सेकेंड आपको बता रही है कि दिस इज सम काइंड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है जी। तो एंगुलर वेलोसिटी को आप रेडियन पर सेकेंड के साथ ले सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अराइज होता है लार्मर फ्रीक्वेंसी का। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब आपके पास मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो एक्ट करता है प्रोटॉन्स पर, कब, जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। यानी आपने ये हमने देखा है पहले प्रीवियसली भी कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे फिर उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये टॉर्क कहलाता है मैग्नेटिक टॉर्क। तो दिस टॉर्क टेंड्स टू ओरिएंट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस टॉर्क की वजह से क्या होगा कि ये टॉर्क ये चाहेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो मैग्नेटिक या जो भी पार्टिकल है प्रोटॉन है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ओरिएंटेशन में आ जाए। तो ये जो अमाउंट ऑफ टॉर्क है इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितनी मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रांग होगी, उतनी ही टॉर्क की वैल्यू अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी। तो टॉर्क जो है दिस विल कॉज द प्रोटॉन टू प्रिसेस, मतलब जैसे मैंने आपको पहले कहा है प्रिसेशन की बात की है कि इसकी वजह से एक वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो प्रोटॉन है ये मूव करेगा समवट लीनियर मोशन में या ऑर्बिटल मोशन में। और वो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ ये मूव करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को मतलब जायरेशन परफॉर्म करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को हम लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं? हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये लार्मर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। प्रोटॉन की ही तरह न्यूट्रॉन की भी मैग्नेटिक मोमेंट्स होती हैं। वो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो किसी न्यूट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है उसको हम न्यूट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। इट इज नोटेड बाय म्यू एन, जैसे प्रोटॉन के लिए म्यू पी थी। और इसकी जो वैल्यू जब मेजर करते हैं तो दिस इज -1.9130 म्यू एन। यहाँ पर ये देखें -1.913, ये दिस इज समवट एसोसिएटेड विद जी फैक्टर। तो न्यूट्रॉन की भी हाफ स्पिन है, इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, लेकिन ये देखें ये जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये हमें बताता है कि ये कंपोजिट पार्टिकल से मिलके बना हुआ। अगर ये नेगेटिव ना होती तो फिर हम कभी भी नहीं कह सकते थे कि न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास कोई कंपोजिट पार्टिकल है। हम उसको इफ इट विल बी जीरो, अगर ये जीरो होती तो हम कहते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल है और वो एलिमेंट्री पार्टिकल है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो ये हमें बताती है कि ये कुछ क्वार्क्स वगैरह से मिलके बनी हुई है और न्यूट्रॉन के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसमें कुछ नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है और कुछ पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो उनको जब हम एड अप करते हैं तो वी गेट जीरो चार्ज, लेकिन अदरवाइज इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नेगेटिव साइड पर है। तो न्यूट्रॉन जो है इट इज अ स्पिन हाफ इंटेग्रल, इसकी जो स्पिन है दिस इज हाफ इंटेग्रल और इसके ऊपर कोई चार्ज नेट चार्ज नहीं है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये इंडिकेट करती है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस अब जब तक जो हमें नहीं पता था कि जो न्यूट्रॉन है इट इज कंपोजिट पार्टिकल, तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा केस था कि ये कैसे हो सकता है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हो, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो देयर मस्ट बी नो मैग्नेटिक मोमेंट। तो लेकिन अब ये क्वार्क मॉडल के बाद ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया और उससे ये पता चला कि बेसिकली ये जो न्यूट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वार्क्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द क्वार्क्स व्हिच आर सपोज्ड टू मेक द न्यूट्रॉन।
तो डायरेक्शन जो है इस मैग्नेटिक मोमेंट की, इट इज़ डिफाइंड बाय इट्स स्पिन। और इसी तरीके से अगर हम किसी भी न्यूट्रॉन को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर भी टॉर्क एक्ट करेगा, और वो जो टॉर्क है वो क्या करेगा, अगर न्यूट्रॉन के स्पिन वेक्टर को अलाइन करेगा। लेकिन इस केस में क्योंकि जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेगा। प्रोटॉन में ये पैरेलल होता है, न्यूट्रॉन में ये एंटी पैरेलल होता है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूट्रॉन की, इट इज दैट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसी है, मतलब बिहेवियर शो करता है। अब आपके पास, अब हम आ जाते हैं इसके जी फैक्टर और जायरोमैग्नेटिक रेशो की तरफ। तो इसका जो जी फैक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी म्यू एन ओवर एच कट इनटू आई के साथ, जहाँ पर म्यू जो है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है, आई जो है दिस इज द न्यूक्लियर स्पिन, जी इज द जी फैक्टर और उसकी वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए -3.8260 है। So ratio of the this magnetic moment to the angular spin angular momentum is called gyromagnetic ratio। जैसे हमने प्रोटॉन के लिए पढ़ा सेम, बस ये वैल्यूज जब हम इसकी पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -1.834 रेडियन पर सेकेंड आता है। और ये जो है मैग्नेटिक टॉर्क जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है इट विल अलाइन एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये अमाउंट ऑफ टॉर्क जो है ये प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पैरेलल लिखा हुआ है लेकिन ये एंटी पैरेलल होगी, ये नेगेटिव साइन की वजह से। और ये जो टॉर्क है दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसी तरीके से इस का टॉर्क जो है इसकी वजह से न्यूट्रॉन भी प्रोसेशनल मोशन परफॉर्म करेगा किसी वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसको आप कहेंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी। और इस लार्मर फ्रीक्वेंसी को आप प्रोडक्ट ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से मालूम कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑपरेटर की तरफ आ जाते हैं कि आपके पास जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है उसको आप न्यूक्लियर स्पिन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। म्यू इज इक्वल टू जी एस ई बाई 2 mp i, और यहाँ पर जो z कंपोनेंट है दैट विल बी म्यू z, और यहाँ पर i की बजाय m h कट आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी जी एस एम आई म्यू एन, क्योंकि ये जो ई एच कट ओवर 2 mp है दिस इज इक्वल टू म्यू एन। और आई की जो वैल्यू है फॉर फ्री प्रोटॉन दिस इज 1/2, तो म्यू जेड विल बी इक्वल टू 1/2 जी एस म्यू एन। तो ये हमारे पास यहाँ से 5.5857 आ जाती है प्रोटॉन की मैग्नेटिक मोमेंट। तो न्यूक्लियन हैज आल्सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, तो जी फैक्टर जो एसोसिएट होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, इट इज द 1 फॉर प्रोटॉन एंड 0 फॉर न्यूट्रॉन। और ये जो म्यू जेड ऑपरेटर है इट इज एसोसिएटेड विद द एंगुलर स्पिन और एंगुलर ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के साथ एसोसिएटेड होता है। तो हम इसको पुट करेंगे जी एल एस जेड प्लस जी एस एस जेड और म्यू एन बाई एच कट, और जी एल की जो वैल्यू है वो 1 है, जी एस की वैल्यू 5.587 है प्रोटॉन के लिए, जबकि न्यूट्रॉन के लिए एल जेड की जी एल की वैल्यू 0 है और जी एस की वैल्यू जो है -3.8260 है। तो ये हम इसमें पुट करेंगे तो हमें इसकी ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑपरेटर की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो ये है कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूक्लियस की, इट इज ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो ऑल न्यूक्लियाई हैं दे हैव मैग्नेटिक मोमेंट एंड हैव नॉन जीरो स्पिन। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो है आइसोटोप टू आइसोटोप वेरी करेगी किसी भी एलिमेंट के, मतलब जैसे कार्बन है तो उसके C12 के लिए कुछ और होगी, C14 के लिए कुछ और होगी, C13 के लिए कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि हर एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से ये जो वैल्यूज हैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वो भी डिफरेंट होंगी। न्यूक्लियर स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट बोथ आर ऑलवेज जीरो उन न्यूक्लियस के लिए जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। तो इस केस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो होंगी। क्यों जीरो होंगी? ड्यू टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब इवन इवन न्यूक्लियर स्पेयरिंग होती है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाता है। इसी तरीके से वो न्यूक्लियस जिसमें आपके पास ऑड ऑड न्यूक्लियाइज होते हैं, यानी उसमें अनपेयर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, उस केस में जो आपके पास इसकी स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट है वो नॉन जीरो होगी, क्योंकि अब आपके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कुछ कॉम्बिनेशन होगा इन मैग्नेटिक मोमेंट्स का,
ड्यू टू द अनपेयर्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसी तरीके से वो न्यूक्लियाई जिनमें आपके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, यानी ऑड इवन या इवन ऑड वाले केस में जो न्यूट्रॉन्स हैं दे विल हैव मैग्नेटिक मोमेंट। उन न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मोमेंट होगी ड्यू टू द रिमेनिंग अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स। और मैग्नेटिक मोमेंट को आप कैलकुलेट करते हैं थ्रू जे, एल और एस वैल्यूज। जे इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और किस केस में, जब आपके पास अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स होंगे। दो अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन जो है उनको आप कंसीडर कर सकते हैं ऑड ऑड न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू एसोसिएटेड होगी, तो उनकी जो भी एल और एस स्टेट कॉम्बिनेशन के साथ वो आप मालूम करेंगे। एक्चुअल स्टेट जो है वो बेसिकली सुपरपोजिशन होगी इन दो स्टेट्स की, मतलब एल प्लस एस आप करेंगे तो फिर आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी। उस टोटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ उसकी एग्जिस्ट करेगी। ये तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की बात थी। अब हम देखते हैं क्वाड्रोपोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस। क्वाड्रोपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस को पढ़ना क्यों जरूरी है कि जैसे हम कहते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियाई अपनी जब ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो उनकी कोई डायपोल मोमेंट नहीं होती। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब स्फेरिकल सिमेट्री से चेंज होती है ना, यानी आपके पास जो न्यूक्लियस है जब वो अपनी शक्ल बदलता है वो स्फेरिकल नहीं रहता, या तो वो प्रोलेट हो जाता है या वो ऑब्लेट हो जाता है, यानी या तो वो फ्लैट फॉर्म में चला जाता है या फिर वो एलिप्टिकल फॉर्म में चला जाता है। और ये एलिप्टिकल फॉर्म किस किस्म की हो सकती है कि या तो वो जिस तरह कुकम्बर होता है ना उस शेप में चला जाता है, या जिस तरीके से आपके पास पंपकिन्स होते हैं या मेलन्स होते हैं उस शेप में चला जाता है। तो इस किस्म की जो शेप्स हैं जिनको आप जो फ्लैटनेस की तरफ जाती हैं या जो थोड़ी जो है एलिप्टिकल फॉर्म में जाती हैं, तो इस केस में आपके पास ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द क्वाड्रुपल मोमेंट कि वो जो अपनी स्फेरिकल सिमेट्री है उसको चेंज कर रहा है। और स्फीयर की बजाय, यानी जहाँ पर उसके ए और बी जो रेडियस है वो बराबर हों, उसकी बजाय अब जब उसके रेडियस में फ़र्क पड़ जाता है तो इस केस में जो उसका न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमेट्री थी वो खत्म हो जाती है। तो जब तक वो स्फेरिकल रहता है तो उसकी क्वाड्रुपोल मोमेंट जीरो होती है, लेकिन जब वो जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि अब न्यूक्लियस की शेप भी स्फेरिकल नहीं रहेगी बल्कि वो किसी और शेप में चले जाएगी। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर उसमें प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो गए हैं और या फिर उनके अंदर कुछ इस किस्म से डेवलप हुआ है सिस्टम कि जो इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह आप एटम की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात करते हैं कि जब तक तो आपके पास एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं तो वो स्फेरिकल रहता है, लेकिन जब बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जैसे पोलराइजेशन का फिनोमेना हम देखते हैं कि जब हम उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक साइड पर सारे आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पर आते हैं, तो वो आपके पास जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है ना डाइपोल का, इसी तरीके से आपके पास ये डेवलप हो सकती है क्वाड्रुपल मोमेंट भी। न्यूक्लियस में जब जो स्पिन नंबर है इट विल बी ग्रेटर देन 1.2, तो यहाँ पर आपके पास क्वाड्रुपोल न्यूक्लियस जनरेट हो जाएगा। ये क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई जो है इनकी कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होंगी, और जो एनर्जीज होंगी इन क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई की दैट विल बी स्प्लिट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल जिस तरह आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के एनर्जी लेवल्स को स्प्लिट कर देते हैं, इसी तरीके से जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो लेवल्स हैं एनर्जी लेवल्स वो स्प्लिट हो जाते हैं, जिसको आप जीमैन इफेक्ट कहते हैं। अब ये जब स्प्लिट होते हैं तो इसकी वजह से जो रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है मुख्तलिफ ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में वो इंक्रीज हो जाती है या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो न्यूक्लियाई जिनकी स्पिन ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लाइक ये 8O17, या क्लोरीन है या कॉपर है, तो इनमें जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रुपल मोमेंट होती है। ये जो एनर्जीज हैं ऐसे न्यूक्लियाई की, अगर आप इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में भी रखते हैं तो उस दोनों केसेस में इनके एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं। तो आप बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो क्वाड्रुपल मोमेंट है दिस इज द मेजर ऑफ फ्लैटनेस या ऑब्लेटनेस। अब हम क्वाड्रुपल मोमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी न्यूक्लियस के अंदर एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है,
ठीक है ना, ये कुछ ऑब्लेट है या प्रोलेट फॉर्म में है। और हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है इस न्यूक्लियस का, इट इज़ नॉट एट द सेंटर ओ, बल्कि ये किसी पॉइंट ए पर पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड है, और इसका जो डिस्टेंस ओ से है वो आर है। अब हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं। आई होप सो आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 में ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट पी है ना, जेड एक्सिस पर है, और ये आउटसाइड द न्यूक्लियस है, और इसका जो डिस्टेंस है ओ से पी तक, दिस इज द डिस्टेंस आर, आर है इसका डिस्टेंस। ठीक है जी। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर मालूम करेंगे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्यू एट दिस पॉइंट ए। मतलब ए पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल पी पर डेवलप हो रहा है उसको हम मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू वन बाय के क्यू ओवर आर, और के जो है आपके पास वो कूलम कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू लेते हैं आप। और ये जो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस है इसको आर नॉट कहेंगे हम। ओ से पी तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है, ओ से ए तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है, ओ ए से पी तक का डिस्टेंस आर नॉट है, क्योंकि हम इस ए पे मौजूद चार्जेस की वजह से इस पी पर पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हैं। तो वी विल टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर नॉट। अच्छा जी। अब इस फिगर से हम ये देख सकते हैं, अगर हम इस पे थोड़ा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स लगाएं, तो दिस आर नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस दिस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस थीटा। और अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका अंडर रूट, तो आर नॉट विल बी इक्वल टू, ये आर को हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस 2 r/r cos थीटा प्लस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं इनवर्स, 1/r नॉट इज इक्वल टू 1/r, और ये -1/2 आ जाएगा। अब -1/2 में जब हमने लिया तो अब इस पे बायनोमियल थ्योरम जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस -1/2 और दिस पावर फिर प्लस -1/2, और उसके बाद इस 1/2 में 1 जब ऐड करते हैं तो -3/2 आ जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल है फिर 2 फैक्टोरियल है, और फिर ऐसे हर आइटम्स आएंगी। और ये जो अंदर वाला पूरा फैक्टर है 2r/r cos थीटा प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो इसको हम इसका लेंगे स्क्वायर। अब 1/r0 इज इक्वल टू 1/r, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाती है रिलेशनशिप, 1 प्लस r/r cos थीटा एंड देन आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, और इस फॉर्म में ये सारे आ गया। यहाँ पर हम जब इस 1/r0 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं 1 में, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, और 1/r0 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है, तो हमारे पास बन गया ये रिलेशनशिप। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आपके पास मोनोपोल को, सिंगल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसको कहेंगे कि दिस इज मोनोपोल मोमेंट। उसके बाद आप देखें क्यू आर कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये जो कोफिशिएंट क्यू आर कॉस थीटा है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डाइपोल मोमेंट को। नेक्स्ट हम देखें क्यू आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा -1/2, तो ये आर थ्री की वजह से रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रोपोल मोमेंट को। तो इसी तरीके से आगे वाला जो है वो आगे फर्दर क्वाड्रोपोल से भी नेक्स्ट वाली मोमेंट होगी, ऐसे हाई टर्म्स आती जाती हैं। तो ये क्वाड्रोपोल मोमेंट को हम ले लेते हैं z डायरेक्शन में। अब ये क्वाड्रुपल मोमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल Q से, विच इज क्यू आर स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा -1/2। अब cos थीटा अगर हम इस फिगर से निकालें तो दिस cos थीटा इज इक्वल टू दिस बेस और दिस परपेंडिकुलर, तो r/z के बराबर आएगा ये। सॉरी, दिस इज द बेस OA और ये परपेंडिकुलर है, z/r आ जाएगा आपके पास। तो आप इसको पुट करते हैं क्यू आर स्क्र 3z/r² -1, और कॉस थीटा आपके पास z/r के क्योंकि बराबर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यू गेट q3z² -r²/2। तो ये हमारे पास है क्वाड्रुपोल मोमेंट। यानी अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा प्रोटॉन मौजूद है न्यूक्लियस में, तो ये स्फेरिकल सिमेट्री जो है इससे डिफर कर जाएगा, और न्यूक्लियस के पास कोई ना कोई नेट क्वाड्रुपोल मोमेंट होगी। अगर जो न्यूक्लियर का चार्ज है इट इज elongated in the direction of spin action, तो quadrupole मोमेंट पॉजिटिव होगी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज फ्लैट है तो ये जो
इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन एक्सिस, तो ये क्वाड्रुपल मोमेंट नेगेटिव होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो कुछ न्यूक्लियाई हैं जिनका Z जो है 2, 8, 20, 50 या 82 है, इन केसेस में जो क्वाड्रुपल मोमेंट है वो 0 आई है, तो ये स्फेरिकल न्यूक्लियाई है। बाकी सब जो न्यूक्लियाई हैं उनके लिए नॉन ज़ीरो होती है, तो फिर उसमें एलिप्टिकल नेचर होती है स्फेरिकल की बजाय। स्फेरिकल न्यूक्लियस के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ये सब आर स्क्वायर के बराबर है, और जब हम इसको पुट करते हैं तो वी गेट 3z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में हम z स्क्वायर के लिए लगाएंगे, फिर 3z स्क्वायर के लिए लगाएंगे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल गिव यू 0, यानी क्वाड्रुपल मोमेंट 0 होगी उन केसेस में जब आप स्फेरिकल रेडियस लेते हैं। लेकिन ये आपके पास नॉन ज़ीरो होगी जब आप के पास स्फेरिकल की बजाय ये शेप्स आ जाएंगी। तो ये आपके पास प्रोलेट इलिप्टिकल है और ये ऑब्लेट है। प्रोलेट आपके पास कब होगा? जब आपके पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल पॉजिटिव आएगी, क्यू की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो ये प्रोलेट होगी, यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज कंसंट्रेटेड अलोंग जेड एक्सिस, तो इसको आप प्रोलेट इलिप्टिकल न्यूक्लियस कहेंगे। लेकिन उस केस में जब आपके पास जो चार्जेस हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग सम अदर एक्सेस, मतलब एक्स जेड की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि किसी एक्स वगैरह डायरेक्शन में है, तो फिर क्वाड्रुपल मोमेंट नेगेटिव होगी और आप कहेंगे कि अब ये जो शेप ऑफ न्यूक्लियस है दिस इज पंपकिन लाइक, और इसको आप ऑब्लेट इलिप्टिकल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। यानी इसमें आपने याद रखना है ये कि क्वाड्रुपल मोमेंट जब पॉजिटिव है तो प्रोलेट है, और जब क्वाड्रुपल मोमेंट नेगेटिव है तो आपके पास ऑब्लेट सिमेट्री है, और जब क्वाड्रुपल मोमेंट जीरो है तो यू हैव स्फेरिकल सिमेट्री। तो ये हमारे पास क्वाड्रुपल मोमेंट्स और डाइपोल मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट था जो आज हमने देखा है।